हेलो फ्रेंड्स, गेट के 25 इयर्स वीडियो सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट का हमने पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कवर किया था आपका बेसिक फंडामेंटल ऑफ आरसीसी। बेसिक फंडामेंटल ऑफ आरसीसी के जितने भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए थे आज तक, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और आपने भी उन सभी पार्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। आज जो हम बात करेंगे आपके सेकेंड यूनिट डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कवर करेंगे आपका एनालिसिस एंड डिजाइन पार्ट ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसमें हम सबसे पहले टारगेट करेंगे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और उसके बाद हम टारगेट करेंगे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहां पे भी हम उसी तरह से अपने क्वेश्चंस को टारगेट किया जाएगा जिस तरह से हमने प्रीवियस पार्ट्स में कवर किया है। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये गेट 1994 में पूछा गया है, यानी कि 1994 में क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस क्या बोला गया था कि एज पर IS 456/2000 रिकमेंडेड प्रोवाइडिंग द सर्टेन मिनिमम स्टील इन आरसीसी बीम। आपको क्या बताना, आपको मिनिमम स्टील बताना किस में, आपके आरसीसी बीम में आपको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस कब पूछा था, गेट 1994 में पूछा गया था। जब ये 1994 में पूछा गया था तो क्या उस समय आपका ये IS 456/2000 आ चुका होगा? नहीं सर, इस समय जो आपका कोड अडॉप्ट किया जाता था वो आपका IS 456/1978 यूज किया जाता था। क्लियर है। और इसका जो न्यू एडिशन आया था आपके पास वो कब आया था सर? IS 456 आपका 2000 में आया था। क्लियर है। अब यहां से इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो आपके पास ये कोड होता है, ये कोड किसका है? आपका आरसीसी का है। इसमें जो आपका IS है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका कंट्री का नेम, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं उसके दूसरे डिजिट की, जो आपको एक नंबर में शो दिखाई दे रहा होगा 456, ये क्या इंडिकेट करता है? ये सर इंडिकेट करता है आपको नंबर। अगर हम बात करते हैं उसके बाद 2000, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आपको ईयर को। क्लियर है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्लियर है। रिवाइज हो जाएगा सर। जो आपके पास ये जो पहला जो वर्ड्स होता है, जिसको आप IS बोलो या BIS भी बोल सकते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपका कंट्री नेम है। ये क्या है सर? ये आपका कंट्री नेम को इंडिकेट करता है। जैसे आपका इंडिया है तो ये क्या बन गया? आपका इंडियन स्टैंडर्ड बन गया है। क्या बन गया सर? आपका इंडियन स्टैंडर्ड बन गया है। अगर हम बात करते हैं कि दूसरा जो आपके पास यहाँ पे नंबर दिया है वो नंबर्स में दिया है आपके पास, और ये नंबर क्या इंडिकेट करता है आपको? ये नंबर इंडिकेट करता है कि इस नंबर में आपको ये कोड मिलेगा। ठीक है। यानी कि 456 क्या इंडिकेट करता है आपको? नंबर इंडिकेट करता है टू रिलेवेंट दी सब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम कौन से सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं? आपके आरसीसी की। तो यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट क्या हुआ? आपका आरसीसी हुआ। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके 2000 की, तो 2000 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो सर 2000 आपको रिप्रेजेंट करता है कि उस ईयर में इसको पब्लिश किया गया। ठीक है। यानी कि इसका जो एडिशन आया था किस साल आया था? आपका 2000 में आया था। तो ये आपको ईयर इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो काफी बारी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि जो आपके पास कोड का जो पहला नंबर्स होता है वो किसको इंडिकेट करता है? वो कंट्री के नेम को इंडिकेट करता है, यानी कि आपका एज ए इंडियन स्टैंडर्ड। अगर हम बात करते हैं जो आपका दूसरा डिजिट होता है, जो आपके पास काउंटिंग में लिखा होता है 1 2 3 4, क्या इंडिकेट करता है? वो सर आपको नंबर को इंडिकेट करता है जो आपका रिलेवेंट टू सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हम आरसीसी को कवर करेंगे तो इसकी डिटेलिंग कहाँ मिलेगी आपको? IS 456 में मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इसके 2000, तो 2000 क्या है आपका? ये आपका रिवाइज्ड ईयर भी हो सकता है और ये पब्लिकेशन ईयर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये 2000, ये क्या है सर? आपका रिवाइज्ड ईयर है। क्लियर है। तो देखते हैं क्या है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, मिनिमम स्टील रेनफोर्समेंट की, तो आप मिनिमम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम स्टील आप इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो भी आपका स्ट्रक्चर था उसमें क्या हो रहा था? आपका सडन फेलियर आ रहे थे। तो उस सडन फेलियर को मिनिमाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? हम कम से कम स्टील का यूज करते हैं। क्लियर है। या हम बोल सकते हैं टू प्रोवाइडेड द डक्टिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे दिखेगा वाई मिनिमम स्टील इन आरसीसी बीम।
कि आप आरसीसी बीम के अंदर मिनिमम स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं, कुछ यही बोल रहा है वो। यस सर, तो क्यों करते हैं हम, तो एक तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सर ये क्या करता है हमें टू प्रोवाइड द डक्टिलिटी ऑफ द बीम, ये भी है। बट ये क्या है आपका, ये सर सेकेंडरी एम है। ये कौन सा एम है सर आपका, इसका ये सेकेंडरी एम है, तो इसको मैं 2D लिखता हूं, ये सर इसका सेकेंडरी एम है। तो सर इसका प्राइमरी एम क्या हुआ, तो देखिएगा इसका जो प्राइमरी एम होगा वो होगा आपके पास, क्या करता है, टू अवॉइड दी सडन फेलियर, कि वहां पर आपका किसी भी तरह का सडन फेलियर ना आए। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है टू इंश्योर द कंप्रेशन फेलियर, नहीं, ये कंप्रेशन फेलियर को इंश्योर नहीं करता है, किसको इंश्योर करता है, आपके टेंशन फेलियर को। क्लियर है, दूसरा बोल रहा है टू अवॉइड द रप्चर ऑफ स्टील इन केस ऑफ फ्लेक्सर, यस, ये क्या करता है सर, अवॉइड करता है आपके रप्चर ऑफ स्टील को इन केस ऑफ फ्लेक्सर। क्लियर है, जिसको हम लिख सकते हैं अवॉइड दी सडन फेलियर, या मैं क्या लिख सकता हूं, इसको एडजेक्टिव लिख सकता हूं, टू अवॉइड दी रप्चर ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील इन केस ऑफ फ्लेक्सरल, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से आपको अगर कोई प्राइमरी एम पूछे तो प्राइमरी एम क्या है इसका, अवॉइड द सडन फेलियर। अवॉइड द सडन फेलियर का मतलब कि टू अवॉइड द रप्चर ऑफ स्टील इन केस ऑफ फ्लेक्सरल। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द बेसिक एजम्पशंस ऑफ प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन एंड नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस आफ्टर बेंडिंग लीड्स टू, कि आपके पास क्या है, कुछ मैंने एजम्पशंस बताई थी आपको, तो उसी एजम्पशंस में से आपके पास ये पहली एजम्पशंस है। पहली एजम्पशंस क्या बोलती है, लिखेगा पहली एजम्पशंस, द प्लेन सेक्शन, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम एजम्पशंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर, यहाँ पर एजम्पशंस की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो पहली एजम्पशंस है आपके पास वो क्या रहने वाली है, पहली एजम्पशंस बोलती है द प्लेन सेक्शन before bending and after bending remains same, कि जो आपका क्या है, कोई भी बीम हो उसका जो भी सेक्शंस रहेगा वो कैसा रहेगा सर, प्लेन रहेगा। चाहे आप उसके ऊपर लोड डालो तो भी वो प्लेन रहेगा, अगर लोड ना डालो तो भी वो कैसा रहेगा, आपके पास प्लेन रहेगा। जैसे कि सर हम देख लेते हैं, कोई आपके पास क्या है, यहाँ पर बीम है, यहाँ पर हम बीम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक बीम है, यहाँ पे मैं ये दूसरा बीम बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक तीसरा बीम भी बना लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बीम बनाएंगे ताकि आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये एक बीम ये हो गया आपके पास, दूसरा बीम आपके पास ये हो गया है, और तीसरा बीम आपके पास ये हो गया है। ठीक है, अभी दो ही बीम को हम डिस्कस करेंगे। अभी कौन सा बीम है सर आपके पास, ये सपोज कीजिएगा एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, कुछ ना कुछ सपोर्ट भी लगे होंगे, तो यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं सर, ये आपका सपोर्ट है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या है, सपोर्ट है, और ये भी क्या है सर मेरे पास, सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी सर हम कुछ सपोर्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी आपके बीम पे कुछ सपोर्ट्स डाल दिए हमने, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये आपके सपोर्ट हो गए हैं, ये आपका सपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है बिफोर लोडिंग, पहली कंडीशन है सर आपके पास बिफोर लोडिंग। ठीक है, और दूसरी कंडीशंस कौन सी आएगी सर आपके पास, दूसरी आएगी आफ्टर लोडिंग। आफ्टर लोडिंग
कि अभी क्या है आपके सेक्शंस पे कोई लोड नहीं है, तो जब कोई लोड नहीं है तो देखिएगा आपका बीम कैसा रहेगा, एजिटेड रहेगा। और ये कौन सी कंडीशंस रहेगी दूसरी आपके पास, आफ्टर लोडिंग। तो आफ्टर लोडिंग भी हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपको दिखने वाली होगी। क्लियर है? देखिए यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई एक एक्स एक्सिस कट कर लेते हैं, कोई एक सेक्शंस कट कर लेते हैं। सपोज कीजिएगा आपने एक सेक्शन कट किया यहाँ पर, ये वाला सेक्शंस मैंने कट किया, और इस सेक्शंस को, और यहाँ पे भी मैंने कोई सेक्शंस कट किया होगा आपके पास, ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सेक्शंस कट किया आपने, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि हम बात करेंगे कि जो आपका प्लेन सेक्शन है वो कैसा है सर, वर्टिकली है। कैसा है सर, यहाँ पर आपका प्लेन सेक्शन कैसा है सर, वर्टिकली है। तो हम लिख देते हैं प्लेन सेक्शन कैसा है सर, आपके पास वर्टिकली है। बट क्या करते हैं हम सर, आफ्टर लोडिंग यानी कि उसके ऊपर हम कुछ यूडियल की कंडीशंस लगा देते हैं। आपके पास यूडियल भी हो सकता है और पॉइंट लोड भी हो सकता है। इसके बाद क्या करने की कोशिश करेगा आपका बीम, बैंड करने की कोशिश करेगा। देखिएगा कैसे बैंड करने की कोशिश करेगा, कुछ इस प्रकार से बैंड करने की कोशिश करेगा। आपके पास इस तरह से बैंड करने की कोशिश करेगा, ऐसे बैंड करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? इस तरह से बैंड करने की कोशिश करेगा। कब? आफ्टर बेंडिंग। क्लियर है? तो जो इसका जो आपके पास ये प्लेन सेक्शन था, जो आपने यहाँ पर क्या किया सर, आपने एक्स एक्सिस कट किया। कौन सा सेक्शन आपने कट किया? एक्स एक्सिस कट किया। तो ये सेक्शन कैसा था सर, अभी तो आपके पास जब लोड नहीं किया तो आपके पास बिल्कुल प्लेन था। ठीक है, यानी कि पूरा आपका वर्टिकल था। अब उसके बाद जब ये बैंड हुआ तो आपका सेक्शन कैसा होना चाहिए था आपके पास सर, वर्टिकली होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था सर आपके पास, बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। बट जैसे सेक्शन में बैंड आया तो बैंड होने से क्या हुआ, ये आपका कुछ पार्ट इसका कंप्रेशन में चला गया और कुछ पार्ट सर इसका टेंशन में चला गया। बिल्कुल सही। तो कंप्रेशन में कौन सा गया होगा कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन आया और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंशन आया। क्लियर है? अब देखिएगा जो आपके पास ये वर्टिकल प्लान था एक्स एक्सिस, जैसे ही आपके सेक्शन में वहां पे कंप्रेस आया तो कुछ शिफ्ट करने की कोशिश की होगी, कुछ उसने यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। टेंशन की वजह से भी कुछ शिफ्ट हुआ होगा इसमें और कुछ कंप्रेशन की वजह से। तो अभी भी आपका सेक्शन कैसा रहा यहाँ पर, हालांकि इंक्लाइन जरूर दिखा आपको। कैसा दिखा सर आपको? इंक्लाइन जरूर दिखा, बट अभी भी वो क्या है सर आपके पास, प्लेन है। ठीक है, हालांकि जब आपके पास ये स्टेट था तो कैसा था सर आपके पास, ये बिल्कुल वर्टिकली था। लोड के बाद ये क्या हुआ आपका, इंक्लाइंड हुआ, यानी कि इंक्लाइंड बेशक हुआ बट अभी भी सेक्शन कैसा है आपका, प्लेन है। क्लियर है? तो यही है इसका मतलब, द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, देखिएगा ये सेक्शन किसका था आपका, कंक्रीट का सेक्शन था। तो देखिएगा जब हम क्या करते हैं, कंक्रीट के सेक्शंस की बात करते हैं, तो कंक्रीट क्या होता है सर आपका, स्ट्रॉन्ग तो होता है सर कंप्रेशन में, आप सभी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है सर आपका कंप्रेशन में, और सर वीक होता है आपका टेंशन में। बिल्कुल होता है सर टेंशन में। सर कितना वीक होता है, तो ये होता है सर आपका 1/10 ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एवरेज बोलना आपने, ठीक है। कितना वीक होता है, 1/10 होता है। सपोज कीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग कितना है सर, मान लेते हो आपके पास 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपके पास उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई होगी। कब? जब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, कंक्रीट का है। अभी ये स्ट्रक्चर आपका कंक्रीट का ही है। क्लियर है? बट कितना वीक है सर, 1/10 वीक है। तो 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा वहां पे, 1/10 into 100, यानी कि आपके पास कितना वीक है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इससे हमें एक ऑब्जेक्टिव मिलता है। क्या मिलता है? क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि सर कितना वीक होता है, तो ये आप परसेंटेज में लिखेंगे सर 10 to 15% ऑफ द एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 10 to 15% एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इतना वीक होता है। क्लियर है? अब क्या करना है कि सर जो आपके पास ये वीक सेक्शन है इसको क्या बनाना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर यहाँ पे हमें रेनफोर्स मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको क्या बनाना है, वीक से सर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, रेनफोर्स मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। रेनफोर्स्ड मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। सर ये रेनफोर्स मटेरियल क्या होता है, जो आपके सेक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जो ये रेनफोर्स मटेरियल होते हैं ये किस नेचर के होते हैं सर आपके पास, ये डक्टाइल नेचर के होते हैं। क्लियर है? पूरा कंसेप्ट खुल जाएगा आपका।
ठीक है, बिल्कुल सही सर। जो यहाँ पे हम रेनफोर्स मटेरियल ऐड करेंगे वो कौन से करेंगे सर? आपके डक्टाइल मटेरियल ऐड करेंगे, ठीक है, डक्टाइल होंगे। तो यहाँ पे हम एज ए डक्टाइल किसका यूज करेंगे सर? यहाँ पे हम स्टील का यूज करेंगे, ठीक है, स्टील का यूज करेंगे। अब जैसे ही आपने कंक्रीट के अंदर स्टील ऐड कर दिया है, अब क्या कर दिया सर आपने? ये कंक्रीट के अंदर स्टील ऐड कर दिया है, तो आपका सेक्शन किसका बन गया है सर? हमारा सेक्शन अब बन गया है आरसीसी का, ठीक है। अब ये जो आरसीसी था, ये आरसीसी क्या हो गया है? ये सर हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया किसमें? आपका कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, और आपका सर स्ट्रॉन्ग हो गया आपका किसमें सर? टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। टेंशन को लिख देते हैं हम टी, कंप्रेशन को लिख देते हैं सी। क्लियर है? अब देखिएगा सर स्टील ही क्यों यूज किया? स्टील इसीलिए यूज किया क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी क्या कर रही थी, कंक्रीट की क्या कर रही थी, अगर वो एक्सपांड कर रहा था तो आपका स्टील भी एक्सपांड कर रहा था। अगर आपका कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये भी क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन था वो किसके सिमिलर था? आपके कंक्रीट के समान था। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली सेम था किसके? आपके कंक्रीट के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ कि अगर स्टील ने एक्सपांड करना शुरू किया तो कंक्रीट भी उतना एक्सपांड हुआ होगा। अगर स्टील में कॉन्ट्रैक्शन आया होगा तो कंक्रीट में भी कॉन्ट्रैक्शन आया होगा। इससे क्या हुआ सर? इससे सर हमारी स्टील और कंक्रीट की जो बॉन्डिंग रही वो सब क्या रही? गुड रही। यानी कि बॉन्डिंग कैसी रही सर? यहाँ पर आपके पास गुड रही। क्लियर है? ये हो गया कंसेप्ट आपका। क्लियर है? तब बना आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर? आरसीसी का स्ट्रक्चर। तो जो तीसरा स्ट्रक्चर बनाया हमने वो कौन सा बनाया? आरसीसी का बनाया। हमने क्या प्रोवाइड कर दिया सर? यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी। कहां पर? जहां पे टेंशन डेवलप्ड होगा। जहां जहां टेंशन डेवलप्ड होगा वहां वहां हम क्या प्रोवाइड करेंगे? आपका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूट्रल एक्सिस थी आपके पास, तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शंस में क्या आया था सर? आपका कंप्रेशन आया था, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट्स में आपका क्या आया था सर? टेंशन आया था। तो ये टेंशन आया था, तो जहां पे टेंशन आया था आपने वहां पे क्या प्रोवाइड कर दिया है? एएसटी प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया है। क्लियर है? अब एक और यहाँ पर पूछा जाता है, एक और एजम्पशंस है। पहली एजम्पशन तो ये होगी कि जो आपका प्लेन सेक्शंस रहेगा बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग और आपका रिमेन्स सेम रहेगा। तो इसका हम क्या देखते हैं? स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसके स्ट्रेन डायग्राम बनाऊं तो इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। कैसा रहेगा भाई? लीनियर रहेगा। तो यहां पर आएगा ये कहां तक? जहां तक इसकी टेंसाइल स्ट्रेन है। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन भी आया होगा। स्ट्रेन इन कंप्रेशन आएगा तो इसको बोले एप्सिलॉन। कंप्रेशन आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर स्ट्रेन इन स्टील भी आया होगा। आपके पास टी बोल दो या एसटी बोल दो, स्ट्रेन इन टेंशन, और इसको बोल दो एससी, स्ट्रेन इन कंप्रेशन आया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रेन वेरिएशन है वो कैसा है? लीनियर है। तो ये क्या है सर आपका? दैट इज स्ट्रेन डायग्राम। क्या है सर आपके पास? स्ट्रेन डायग्राम है। तो यहां से इस एजम्पशंस का मतलब क्या है? दिस एजम्पशंस मीन्स द स्ट्रेन variations is linear। स्ट्रेन वेरिएशन कैसा है आपका? लीनियर है, अकॉर्डिंग टू क्रैक्ड सेक्शन थ्योरी। ठीक है, कि जो आपका स्ट्रेन वेरिएशन रहेगा वो लीनियर रहेगा थ्रू आउट दी सेक्शन। आप लिख देख सकते हैं थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन। यह है इस एजम्पशंस का मीनिंग। क्लियर है? स्ट्रेन वेरिएशन कैसा रहने वाला है? लीनियर रहने वाला है थ्रू आउट द सेक्शंस। क्लियर है? और जो आपके पास ये 10 to 15% एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसी को क्या माना जाता है? इसको सर इग्नोर्ड माना जाता है। इग्नोर्ड माना जाता है आपका। क्लियर है? ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हुआ यहां पर? ये देखिएगा,
पहला ऑप्शन क्या है कि सर यूनिफॉर्म स्ट्रेन ओवर द बीम होगा या आपके पास यूनिफॉर्म स्ट्रेस ओवर द बीम होगा। सर यूनिफॉर्म स्ट्रेस तो नहीं होगा, तो जहां पर स्ट्रेस है आपके पास, स्ट्रेस है वो ऑप्शन तो आपके पास क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। बचते कौन से ऑप्शन आपके पास, दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आपका ए ऑप्शन होगा या आपका सी ऑप्शन होगा। तो ये क्या बोला है सर, यूनिफॉर्म स्ट्रेन ओवर द बीम, यूनिफॉर्म नहीं होगा सर, कैसा होगा सर, लीनियर होगा। इसको क्या बोला हमने सर, लीनियर बोला। तो वही तो कहा हमने कि द स्ट्रेन वेरिएशन कैसा होगा आपका, लीनियर। तो ये है आपके पास लीनियरली, ठीक है। तो क्या होगा सर, लीनियरली होगा, वेरिंग स्ट्रेन ओवर दी क्रॉस सेक्शंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया आपके गेट 99 में पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस में पूछा गया है कि द मिनिमम, क्या बोल रहा है, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम शैल बी ग्रेटर देन, वो कितना होना चाहिए। तो अगर आपको याद हो जो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, तो पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सर हम मिनिमम एएसटी क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम एएसटी हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सडन फेलियर आ रहे हैं उन फेलियर को हम क्या कर सके सर, अवॉइड कर सके। ये था उसका प्राइमरी एम। अगर हम बात करते हैं उसके सेकेंडरी एम की, तो सेकेंडरी एम क्या था, टू प्रोवाइड द डक्टिलिटी ऑफ बीम। क्या प्रोवाइड करता है आपके बीम को, डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। बीम का हो या आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, तो किसका काम करेगा, आपकी डक्टिलिटी का काम करेगा। क्लियर है। तो ये चीज आपने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के अकॉर्डिंग इसका भी कुछ आपका मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया रहा। अब ये मिनिमम क्राइटेरिया कितना रहा और मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना रहा इन केस ऑफ बीम, तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, टेंशन रेनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं। किसके केस में, आपके बीम के केस में, बीम के केस में। तो ये क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम। बट उस समय जो आपका कोड यूज किया जा रहा था, तो अभी भी वहां पे कौन सा कोड यूज किया जा रहा था, IS 456-1978 ही यूज किया जा रहा था। तो जब अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 1978 के मुताबिक, तो उस समय भी मिनिमम क्राइटेरिया आपका एजिटेड था जो आपका न्यू कोड के मुताबिक है। आज जो हम यूज करते हैं IS 456-2000 के अकॉर्डिंग, तो क्या रहता है सर, ये देखिएगा। तो ये रहता है हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया AST मिनिमम डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0.85 is डिवाइडेड बाय FY। क्लियर है। तो अगर मैं यहां से लिखाना चाहूं क्या आपका AST मिनिमम, तो AST मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, तो AST मिनिमम हो जाएगा आपके पास 0.85 डिवाइडेड बाय FY। और जो आपका ये BD है ये आपका क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम हो जाएगा ये BD। क्लियर है। तो ये क्या हो गया सर, हमारे पास मिनिमम AST का क्राइटेरिया हो गया है। क्लियर है। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा 0.85 BD डिवाइडेड बाय FY या 0.87, सर 87 तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है D। और आपके पास जो C ऑप्शन है, ये कौन सा क्राइटेरिया है आपके पास, सर ये आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया है। हम मैक्सिमम पे भी बात करेंगे। अभी तो हम किस पे बात कर रहे हैं, आपके मिनिमम पे बात कर रहे हैं। क्लियर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में देखना चाहूं, तो ये परसेंटेज में क्या होगा आपके पास, वो भी देखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास AST मिनिमम डिवाइडेड बाय BD इंटू 100 इज इक्वल टू कीजिएगा आपके पास 0.85 डिवाइडेड बाय FY इंटू 100। क्लियर है। अब आज तो आपके पास सिंपल दिया गया है, हो सकता है आपको किसी ग्रेड का पूछ लिया जाए, किसी ग्रेड ऑफ स्टील का पूछ लिया जाए, तो उस कंडीशंस में आपको सारी वैल्यूज पहले से ही लर्न होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जो आपको काफी हेल्प करेगा। क्लियर है। देखिएगा पहले टेबल्स में क्या आएगा आपके पास, पहले टेबल्स में आएगा ग्रेड ऑफ स्टील। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, ग्रेड ऑफ स्टील की बात करेंगे। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका मिनिमम AST देखेंगे, मिनिमम AST का क्राइटेरिया देखेंगे। क्लियर है। जिसको आप AST
मिनिमम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम कौन से ग्रेड की बात करते हैं यहाँ पर? सर हम FE 250 की बात करेंगे। उसके बाद आपका दूसरा ग्रेड जो होता है वो HYSD का होता है। सर क्या होता है आपके पास? 415 होता है और आपके पास सर 500 होता है। इसके अलावा भी मार्केट में ग्रेड आ चुके हैं, जैसे 550D आ चुका है आपके पास 600D आ चुका है आपके पास, और उसी तरह से FE आपके पास 660D आ चुका है। क्लियर है? ये चीज तो आप सभी को पता है कि जो आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील होता है उसके दो ही ग्रेड होते हैं। एक होता है आपका एज ए माइल्ड स्टील बार और एज ए होता है आपके पास HYSD बार। अगर हम बात करते हैं FE 250 तो इसका यूज हम एज ए माइल्ड स्टील करते हैं। क्लियर है? बट जब हम बात करते हैं FE 415 और आपका 500 तो इनका यूज हम एज ए HYSD बार करते हैं। क्लियर है? तो आपके पास जब माइल्ड स्टील की बात की जाती है तो इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है आपके पास, यानी कि जो ये बार्स यहाँ पे आपको मिलती है वो प्लेन बार्स की फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है? प्लेन बार्स की फॉर्म में मिलती है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना आपने। क्लियर है? HYSD बार को हम एक और नाम से भी जानते हैं सर, आपको इनको डिफॉर्म्ड बार भी बोला जाता है। कौन सी बार बोला जाता है? आपका डिफॉर्म्ड बार बोला जाता है। प्लेन बार अगर आप जिम जूम करते हो ना तो वहां पे देखा होगा जो डंबल्स बने होते हैं किसके बने होते हैं? आपके प्लेन बार के बने होते हैं, यानी कि FE 250 के बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं FE 415 FE 500 की तो ये आपके पास किस तरह की बार होती है? सर आपके पास प्लेन बार नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, कुछ हल्के हल्के ग्रूव लगे होते हैं आपके, जो क्या करते हैं आपके कंक्रीट के साथ एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से वो किसके अंडर आते हैं? आपके HYSD बार के अंडर आते हैं। इन्हीं HYSD बार को हम डिफॉर्म्ड बार के नाम से भी जानते हैं, जिसके ग्रेड होते हैं आपके पास FE 415 और आपके पास FE 500 होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ एडिशनल ग्रेड मार्केट के अंदर आ चुके हैं। आपके पास FE 550D आ चुका है, FE 600D आ चुका है, FE 660D आ चुका है। यहाँ पे जो आपका ये FE है, FE बोले तो आपके पास फेरस मटेरियल है। फेरस मटेरियल जो यहाँ पे यूज किया गया है वो आपका एज ए आयरन यूज किया गया। 250 क्या है उसकी? सर यील्ड स्ट्रेंथ है। क्लियर है? उसी तरह से 415 भी क्या उसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। उसी तरह से अगर हम D की बात करते हैं तो सर D का मतलब क्या है? यहाँ पर D का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। क्लियर है? तो देखिएगा अब हम इसका AST का क्राइटेरिया सर कैसे रखेंगे। AST में आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पर FY की जगह ग्रेड ऑफ स्टील फिल करते जाना। सबसे पहले हम कौन सा ग्रेड भर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे FE 250 पुटअप करके देखता हूँ। तो सिंपल फंडा है यार, कुछ नहीं करना, 0.85 डिवाइडेड बाई 250 कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 0.34 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया वो 0.34% आया। क्लियर है? उसी तरह से FE 415 पुट करोगे तो 0.20% आ जाएगा। उसी तरह से जब आप 500 पुट करोगे तो 0.17% आ जाएगा। उसी तरह से जब FE 550 यूज करोगे तो आपके पास 0.15% आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है? यही आ रहा है 0.85 डिवाइडेड बाय 550 कितना आ रहा है आपके पास? मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा तो आपके पास 0.15 आ रहा है, यानी कि 15%। उसी तरह से 600 के लिए देखोगे तो आपके पास 0.14 आएगा आपके पास 14%, और आप उसी तरह 600 के लिए करोगे तो 0.13% आ रहा है। तो इससे क्या रिलेशन आ रहा है कि जैसे जैसे सर आपका ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो AST मिनिमम की जो परसेंटेज है वो क्या हो रही है सर? आपके पास डिक्रीज हो रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ AST, देखिएगा कि जैसे जैसे सर क्या हो रहा है कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो रहा है? आपके पास परसेंटेज ऑफ स्टील डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। आपको अगर ये वैल्यू पहले से ही लर्न है तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उस समय क्या होगा, आपका क्वेश्चंस आपको विद इन 10 सेकंड के अंदर ही आप आंसर दे पाओगे। क्लियर है? बेटर है कि आप पहले से ही इनको कैलकुलेट करके रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो गया सर? आपके पास ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम क्राइटेरिया की भी कि सर मैक्सिमम क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, मैक्सिमम AST जो रहता है फॉर ए बीम वो क्या रहता है आपके पास? वो रहता है आपके पास 4% ऑफ
ग्रॉस एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया फॉर ईच कंप्रेशन एंड टेंशन, कंप्रेशन एंड टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करेंगे AST मैक्स की, तो AST मैक्स आपके पास क्या रहेगा सर ये आपका 4% रहेगा, और ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा आपका 4%। BD रहेगा आपका किस केस में, कंप्रेशन में। अगर हम बात करते हैं इसी की AST मैक्स आपके टेंशन में कितना रहेगा, तो टेंशन में ये हो जाएगा 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, BD इज टेंशन में रहेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं इसकी सर 4% को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 4/100 इंटू BD लिख सकते हैं। याद रखना B आपके पास कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, क्लियर है, बट D जो होगा वो ओवरऑल डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग लिया जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं 4/100 इंटू B और D लिख सकते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर, हम और लिख सकते हैं सर इसको 4% 0.04 BD लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 0.4 BD लिख सकते हैं। क्लियर है, तो मैंने सारे के सारे क्राइटेरिया क्या कर दिए यहाँ पर आपके बता दिए गए हैं। मैक्सिमम का भी क्राइटेरिया हो गया है, मिनिमम का क्राइटेरिया भी हो गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया है। आशुतोष ने क्या पूछा था सर, मिनिमम पूछा था। क्लियर है, हो सकता है कल वो आपसे मैक्सिमम पूछ लिया जाए। अगर उसने ईच टेंशन एंड कंप्रेशन बोला तो आपको 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया देना है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, सर आपका सी आंसर हो गया था। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आपका 2003 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोला गया है जरा पूछेगा, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशो M 230/3 सिग्मा CBC। यानी कि आपके पास क्या दे दिया है सर, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशो दे दिया गया। क्या दे दिया है सर, 280/3 सिग्मा CBC दे दिया है। सिग्मा CBC क्या है आपके पास, स्ट्रेस इन कंक्रीट है, हम बोल सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अंडर बेंडिंग। क्लियर है, वेयर सिग्मा CBC इज द अलाउबल स्ट्रेस, और जहां पे सिग्मा CBC क्या है, या आप इसको अलाउबल स्ट्रेस बोलो, तो ये हम लिख सकते हैं कि सर सिग्मा CBC इज द अलाउबल स्ट्रेस, इज द allowable stress of concrete है। क्लियर है, आगे क्या बोला है उसने बोला है स्ट्रेस इन बेंडिंग। ठीक है, allowable stress of concrete in bending बोल देते हैं। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या बोला है, उसने बोला है टू व्हाट एक्सटेंट डज द अबव वैल्यू ऑफ M मेक द अलाउंस फॉर द क्रीप ऑफ कंक्रीट, कि जो वहां पे जो आपका क्रीप का जो अलाउंस रहेगा वो क्या रहेगा, कोई भी कंपनसेशन नहीं होगा उस क्रीप में, या वहां पे फुल कंपनसेशन होगा, या सर वहां पे पार्शियली कंपनसेशन होगा, या आपके पास 2 आर अनरिलेटेड होगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मॉड्यूलर रेशो का कंसेप्ट समझना है। किसका कंसेप्ट सर, मॉड्यूलर रेशो का। तो देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर रेशो। तो क्या कंसेप्ट होगा आपके मॉड्यूलर रेशो का, ये देखिएगा। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, पहले हम किसकी बात करेंगे, इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड बात करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलर रेशो जो होता है आपके पास, इट इज द रेशो ऑफ हाइयर इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द लोअर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। यानी कि इट इज द रेशो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। क्लियर है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ स्टील की, तो क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है 2 × 10⁵, और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कितना रहता है 5000 आपके पास √FC होता है। तो ये किस तरह का मॉड्यूलर रेशो आपके पास सर, ये आपके पास शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो हुआ। कैसा हुआ सर, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो हुआ। ठीक है, ये बात सही होगी आपके पास। अब यहाँ पे क्या है सर, ये चीज देखिएगा, जब इसको सर हमने शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो क्यों बोला, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशो इसको इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट
क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर, यानी कि क्रीप के इफेक्ट को यहाँ पर कंसीडर ही नहीं किया गया है, क्योंकि उसने शॉर्ट बोला। तो शॉर्ट क्यों बोला होगा? क्योंकि क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो आपके पास सर मॉड्यूलर रेशो होता है वो क्या होता है आपके पास, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है आपके पास, ई एस अपॉन ई सी इंटू 1 प्लस थीटा। थीटा क्या है सर आपके पास, क्रीप कॉफिशिएंट है। उसी तरह से जब ई एस क्या है, मोल्डस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या है, 2 इंटू 10 की पावर सर 5 डिवाइडेड बाय 5000 रूट एफ सी के हैं। ठीक है, तो एफ सी के तो आप सभी को ही पता है क्यूब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, इनटू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 प्लस थीटा से। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, इसको क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर बोल सकते हैं। सर लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली आपके क्रीप का इफेक्ट कंसीडर किया गया है। क्यों बोला है सर लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है सर आपका, कंप्लीटली क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर, क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं उसी तरह से किसकी, ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर रेशो आपका इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, किसके, लिमिट स्टेट मेथड का। अब देखना हमें मॉड्यूलर रेशो का कंसेप्ट किसके अकॉर्डिंग, वर्किंग स्ट्रेस। अब देखना हमें कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर रेशो, WSM। तो WSM में क्या होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सर M इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, सिग्मा CBC। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास सर, यहाँ पे आपका पार्शियली क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर। यहाँ पे क्या किया जाता है, पार्शियली, पार्शियली, ये चीज ध्यान रखना, पार्शियली क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर। क्लियर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि जो आज आपके पास जो मॉड्यूलर रेशो दिया गया था ये किसके अकॉर्डिंग था, आपका WSM के अकॉर्डिंग था। और यहाँ पे जो आपका क्रीप का जो इफेक्ट कंसीडर किया गया था वो कैसे कंसीडर किया गया था सर, पार्शियली कंसीडर किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके पास सर, C हो गया है। क्लियर है। थोड़ा सा हम इसके सिग्मा CBC की भी बात कर लेते हैं। सिग्मा CBC क्या है आपके पास, इट इज द अलाउबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग है। तो अगर हम बात करते हैं सिग्मा CBC की, तो सिग्मा CBC यहाँ पर दो केस बनते हैं। एक तो बनता है आपके पास डायरेक्ट कंप्रेशन, क्या बनता है, एक तो डायरेक्ट कंप्रेशन बनता है और दूसरा आपके पास बेंडिंग इन कंप्रेशन बनता है। दूसरा क्या बनता है आपका, बेंडिंग का बनता है। डायरेक्ट कंप्रेशंस में हम किसकी बात करते हैं सर, आपके कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर आपके बेंडिंग में, तो बेंडिंग में किसकी बात की जाती है आपकी, मोस्टली बीम एंड स्लैब की बात की जाती है। क्लियर है। तो सिग्मा CBC यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो सिग्मा CBC डायरेक्ट कंप्रेशन में निकलेगा आपके पास FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके निकल जाएगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है डायरेक्ट कंप्रेशंस में, वो कितना लिया जाता है सर, 4 लिया जाता है। बट जब हम बात करते हैं बेंडिंग के केस में, तो बेंडिंग के केस में कैसे निकलता है सर, FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है बेंडिंग के केस में, वो आपके पास 3 लिया जाता है। क्लियर है। वैसे तो इसकी वैल्यू आपको टेबल में दी गई है, बट अगर आपको कभी वो टेबल वाली वैल्यू लर्न ना हो पाए, आपको याद ही ना हो, और अगर क्वेश्चंस में ना भी दी जाए, तो आप इस वैल्यूज को कैसे याद करेंगे। क्लियर है, जरा देखिएगा उसको भी। क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया है, तो उस वैल्यूज को हम किस तरह से याद रखेंगे, ये देखिएगा। तो यहां पर हम एक वही बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। पहले आएगा आपके पास सर ग्रेड ऑफ कंक्रीट का टेबल आएगा। पहले क्या आएगा आपका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। पहले हम किसकी बात करेंगे, सिग्मा CBC की बात करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन में, डायरेक्ट कंप्रेशन में करेंगे। और फिर हम किसकी बात करेंगे, आपकी सिग्मा CBC की बात करेंगे, किसमें, बेंडिंग में।
ठीक है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन में कैसे निकालेंगे हम सर, ये निकलेगा आपका FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया जाएगा सर, 4 लिया जाएगा। अगर हम बेंडिंग की बात करेंगे तो निकलेगा सर FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना लिया जाएगा सर, 3 लिया जाएगा। क्लियर है। तो देखिएगा जरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम ले लेते हैं सर M15 हो सकता है आपके पास, M20 हो सकता है आपके पास, M25 हो सकता है आपके पास, यहाँ पर M30 हो सकता है, M35 हो सकता है आपके पास, यहाँ पे M40 हो सकता है। यहाँ पे जो डायरेक्ट कंप्रेशंस में हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे सर, हम यहाँ पर मोस्टली कॉलम को देखेंगे कि कॉलम क्या आपके पास, इट इज द वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है। अगर हम बेंडिंग की बात करेंगे तो बेंडिंग में हम किसको डिस्कस करेंगे, मोस्टली बीम की बात करेंगे। क्लियर है। तो ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। अब हम M15 के लिए देखेंगे तो FC के जगह 15 रखो तो 15/4 कितना है आपके पास, 3.75 आया। तो 3.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिखता हूँ। उसी तरह से अब 20 फुट करता हूँ मैं, तो 20/4 की जगह यहाँ पे 5 आ गया है। अब 25/4 कीजिएगा, तो 25/4 करेंगे तो आपके पास 6.25 आया, यानी कि 6 आया। उसी तरह से 30/4 कीजिएगा, 30/4 7.5, तो आप 7.5 लिख दीजिएगा। क्लियर है, नहीं कि वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। अब 7.5 आप लिख सकते हैं, बट आपके कोड ने यहाँ पे 7.5 नहीं दिया है, उसको क्या दिया है आपने, 8 दिया है। यानी कि जैसे ही 0.5 से ऊपर की वैल्यू को क्या कर दिया उसने, नेक्स्ट टर्म बोल दिया। जैसे हम 35 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं सर, 4, तो आपके पास 8.75 आई, यानी कि 8.5 से ज्यादा है, तो 8.5 का नेक्स्ट टर्म क्या होगी सर, 9, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 9। उसी तरह से हम 40 की देखते हैं तो 40 की क्या आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं बेंडिंग के केस में, तो M15 है आपके पास, तो 15/3 आपके पास 5 आ जाएगा। 20/3 आपके पास क्या आएगा, 6.66, यानी कि 7 आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से 25 करेंगे तो 25 बटा आप क्या करोगे, 3 करोगे, तो 25/3 करेंगे तो आपके पास 8.33 आएगा, यानी कि आप उसको एजिटेड 8 लेंगे। उसी तरह से 30/3 करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास सर, 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है। उसी तरह से 35/3 करेंगे तो कितना है आपके पास, 11.66, यानी कि आपके पास चाहो तो इसको 12 ले लो, आपने ले लिया यहाँ पर 11। उसी तरह से 40, तो 40/3 कितनी आई आपके पास, 13.33, यानी कि आपके पास 13 वैल्यू आ गई है। तो अगर आप बाई चांस कोई वैल्यूज भूल जाए तो आप इसको 11.5 ले लो। ठीक है। तो आप इस तरह से वैल्यूज को याद रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं कि जहां पर आपके पास ना तो उसने सिग्मा CBC की वैल्यू दी गई है, ना तो ये कहा उसने कि सर आपके पास वहां पर सिर्फ ग्रेड दिया है, और ग्रेड के हिसाब से आपको अगर बेंडिंग में बोला तो आप FCK बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कीजिएगा, वहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी एजिटेड 3 लीजिएगा और अपनी वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल। क्लियर है। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब तो आप क्या करते हैं, कोड को उठा के लेके जाते हो अपने एग्जामिनर सेंटर में, और आप वहां से जल्दी जल्दी टेपा टोपी करते हैं और छाप लेते हैं। बट जब हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं वहां पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो MCQ बेस्ड होता है। गेट में भी आपको कोड अलाउड नहीं है। ठीक है। आपको मेंस एग्जाम में अलाउड है, बट आप जब फर्स्ट स्टेज का एग्जाम दे रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पर किसी भी प्रकार का आपको कोड अलाउड नहीं होता है। तो उस केस में तो आपको कोड लर्न करना ही पड़ता है डियर। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या कर लिया है सर, कंप्लीट कर लिया है, और इसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट था सर उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि in the limited design method of concrete structure the recommended partially material safety factor gamma m for steel according to, किसकी बात कर रहा है वो, स्टील की बात कर रहा है। यानी कि आपको क्या करना है यहाँ पर, पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपके पास 2 टेबल बनाऊंगा। ठीक है। पहला टेबल्स रहेगा टाइप्स ऑफ मेथड्स, दूसरे टेबल्स में हम बात करेंगे किसकी सर, उसके। ठीक है। तो देखिएगा पहले आपके पास आएगा यहाँ पर, एक और टेबल बना लेते हैं। एक मटेरियल में आएगा कंक्रीट और दूसरा आएगा आपके पास स्टील। देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर, मटेरियल्स की बात करेंगे। और ये है आपका एज पर
IS 456/2000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मटेरियल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सर? कंक्रीट की बात करेंगे, और कंक्रीट के बाद किसकी बात करेंगे सर? हम स्टील की बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे सर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा देखेंगे सर हम लिमिट स्टेट मेथड देखेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा, जब हम बात करेंगे किसकी? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो वहां पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बट जब लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो वहां पे पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज किया जाता है आपके डिजाइन पर्पस के लिए। क्लियर है? तो कंक्रीट की अगर हम पार्शियली सेफ्टी फैक्टर देखते हैं WSM में, तो कितनी होती है सर? 3 होती है। LSM में कितनी होती है आपकी पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट? तो ये होती है सर आपके पास 1.5 होती है। स्टील की बात करते हैं तो स्टील की क्या होती है सर आपके पास? सर ये होती है WSM में 1.78। और अगर हम बात करते हैं किसकी? आपके LSM में, तो LSM में क्या होती है सर आपके पास? ये तो ये होती है सर आपके पास 1.15 होती है। तो यहां से आपको एक चीज तो मिल रही होगी कि जो सर हम बात करते हैं आपके कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियली सेफ्टी फैक्टर की, तो आपके पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील और फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील। बिल्कुल सही है, देखिएगा। तो यहां से एक नोट पॉइंट है आपके पास। नोट पॉइंट क्या है वो देखिएगा कि जो सर मेरे पास पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का हो या आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हो, वो क्या होता है सर आपके कंक्रीट की क्या होती है सर? वो ज्यादा होती है, मोर होती है एज कंपेयर पार्शियली सेफ्टी फैक्टर का हो या फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हो एज कंपेयर टू स्टील। बिल्कुल सही कहा सर आपने। देखते हैं पार्शियली सेफ्टी फैक्टर कितना होता है कंक्रीट का? आपका कंक्रीट का होता है सर 3 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है कंक्रीट का? जब पहले हम पार्शियली लिख रहे हैं ना, तो पार्शियली कितना होता है सर? 1.5 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है सर? 3 होता है। बट जब हम यहाँ पे स्टील की बात करते हैं तो स्टील का कितना होता है सर? 1.15 होता है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है सर? 1.78 होता है। दोनों ही मेथड से मैंने कंपेयर करवा दी है। तो ऐसा क्यों? देखिएगा, जो आपका कंक्रीट प्रिपेयर किया जाता है उसको आप साइड या फील्ड में प्रिपेयर करते हैं। यानी कि ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है सर? आपका साइड या फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी? आपके स्टील की, तो स्टील कहाँ पे बनाया जाता है? या तो आपका लैब में बनाया जाता है, आपका फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो या तो आपका लैब में बनाया जाता है या आपका फैक्ट्री मेड है ये। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो चीज आपकी साइड या फील्ड में प्रिपेयर की जा रही है तो वहां पे जो आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है वो अच्छा नहीं होता है। बट जो चीज आपकी फैक्ट्री में बन रही है और लैब में बन रही है, वहां पे जो आपका क्वालिटी कंट्रोल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी आपका एक रीजन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या रीजन है सर की साइड पे प्रिपेयर की? नॉट क्वालिटी गुड कंट्रोल। गुड क्वालिटी या लिख सकते हैं गुड क्वालिटी कंट्रोल। गुड क्वालिटी कंट्रोल है यहाँ पे। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसकी? आपके कंक्रीट की साइड पे बना रहा है नॉट गुड क्वालिटी कंट्रोल। नॉट गुड क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। ऑब्वियसली बात कि अगर आप कंक्रीट की प्रपोर्शनिंग कर रहे होंगे साइड पे, तो जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे प्रॉपर क्या की होगी, उनकी प्रपोर्शनिंग की होगी। हो सकता है आपने प्रपोर्शनिंग सही की होगी तो आपने गलती से वहां पे टेम्पिंग नहीं की होगी, कंक्रीटिंग की अच्छे से। अगर आपने टेम्पिंग अच्छे से की होगी तो आपका प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ वहां पे टाइम ज्यादा लग गया होगा, जिससे क्या हुआ होगा कि अपना कंक्रीट थोड़ा सा पहले जम गया होगा। क्लियर है? हो सकता होगा आपने सब कुछ सही कर दिया है बट कुछ कमी आपने ऐसी कर दी होगी कि सर हमने क्यूरिंग में वहां पे कुछ आपने ढंग से नहीं की है। बट आपका कहना है सर कि मैंने क्यूरिंग भी बहुत अच्छे से की है। तो एक रीजन ये हो सकता है कि आपके पास जो वहां पर वेदर का जो फिनोमिना था वो ठीक नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज आपने वहां पे कंक्रीटिंग की है और अभी कंक्रीटिंग का कुछ पार्ट्स आपका रिमेनिंग रह जाता है, बट क्या हुआ कि बीच में ही वहां पर कुछ बारिश आ गई है या आपके पास है वहां पे विंड वगैरह आ गई है, तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे? आपका इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं। यानी कि आप दूसरे डे करोगे तो दूसरे दिन जो आपका पहले दिन का वर्क है वो दूसरे दिन में क्या होगा? थोड़ा सा अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो आपका कंक्रीट का जो आपका पार्शियली सेफ्टी फैक्टर होता है और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हमेशा ज्यादा लिया जाता है। क्लियर है? एज कंपेयर टू स्टील।
ये तो हमने बात की किसकी, आपके लिमिट स्टेट मेथड्स में। क्लियर है। अब लिमिट स्टेट मेथड्स में भी आपके पास दो क्राइटेरिया आते हैं। एक मेथड्स होता है आपका एज ए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा मेथड होता है आपका एज ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्लियर है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशंस है ये। तो अब आपको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की कंडीशंस अगर पता हो तो वहां पे क्या होगा, तो देखिएगा ये जो कंडीशंस है सर, ये कब है सर, आपकी कोलैप्स के टाइम है। ये कंडीशंस भी कब है सर, आपकी कोलैप्स के टाइम है। बट जब हम बात करेंगे किसकी सर, इसके सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसकी जो आपके पास कंक्रीट की जो आपके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगी वो 1.0 होगी और आपकी स्टील की भी क्या होगी सर, वो आपके पास 1.0 होगी। कब, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। ठीक है, कब सर, जब आपका सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे आप हमेशा कोलैप्स की ही कंडीशंस को लेते हैं, बट यहां पर मैंने आपको सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया भी बता दिया है डियर। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे तो आपसे स्टील से पूछी है, तो स्टील के लिए क्या है, एलएसएम के केस में, क्योंकि उसने पार्शियली बोला है, पार्शियल मतलब एलएसएम, तो एलएसएम के केस में स्टील हो जाएगा 1.15। ये है सर आपके स्टील की। अगर हम बात करेंगे 1.5, ये सर आपके कंक्रीट की। क्लियर है। अगर कोई भी कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की है, सिर्फ उसने पार्शियली सेफ्टी फैक्टर बोला, तो आपने कौन सी कंडीशन माननी है, एज ए कोलैप्स माननी है। अगर वो कंडीशन दे देता, यहाँ पे वो कोलैप्स ना बोल के सर्विसिबिलिटी बोलता, तो आपकी कंक्रीट की क्या हो जाती, 1 हो जाती और स्टील की भी 1 हो जाती। क्लियर है, ये बात आपने हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। आज का ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर है, क्योंकि थोड़ा सा आपका सेशन लंबा चला जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हमने किए 6 to 7 क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टारगेट किया ताकि आपका क्या हो सके, एक रिवीजन भी साथ साथ हो सके। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है आपके पास कि एज्यूमिंग द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टू द क्रैक्ड द shear stress across the depth of singly reinforced rectangular beam sections, क्या होगा, देखिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशिएट की फॉर्म में मैं इसको आपको बताता हूं। कैसे सर डिफरेंशिएट की फॉर्म में आप बता रहे हो, भाई देखिएगा इधर। पहले हम बात करेंगे आपके कंक्रीट सेक्शंस की और फिर बात करेंगे हम आपके आरसीसी सेक्शन की। देखिएगा, पहला कि जो आपका कंक्रीट होता है, कंक्रीट का जो आपके पास क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग तो आपका किस में होता है, कंप्रेशन में होता है। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में होता है। सर वीक किस में होता है आपका, सर ये वीक होता है आपका टेंशन में होता है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। बट जब हम आरसीसी सेक्शंस की बात करते हैं तो आरसीसी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग किस में होता है सर, आपका ये स्ट्रॉन्ग सर ये कंप्रेशन में भी होता है और सर आपका स्ट्रॉन्ग ये टेंशन में भी होता है। कुछ यही पढ़े थे हम, यही पढ़े थे। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपका कंक्रीट है वो आपका होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो कंक्रीट आपका होमोजीनियस सेक्शन है। कंक्रीट क्या है सर आपके पास, कंक्रीट इज होमोजीनियस सेक्शन, होमोजीनियस सेक्शन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके आरसीसी की, तो आरसीसी इज ए नॉन होमोजीनियस सेक्शंस, नॉन होमोजीनियस सेक्शन है। ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये भी सर होमोजीनियस, अरे भाई कैसा है, हाँ मान लेते हैं कंक्रीट इसमें जो डाला है आरसीसी के अंदर वो होमोजीनियस है, बट स्टील आपका होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो स्टील और कंक्रीट आपके कैसे होंगे, दोनों नॉन होमोजीनियस सेक्शन होंगे। क्लियर है, ये बात क्लियर होगी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट सेक्शन होता है, यहाँ पे जो कंक्रीट सेक्शन होता है आपका, सेक्शन होता है बिलो एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस। वो क्या होता है सर आपके पास, वो होता है सर आपके पास कंप्लीटली कंप्रेशन में होता है।
वो क्या होता है सर आपके पास कंप्लीटली कंप्रेशंस में होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आपके कंक्रीट सेक्शंस की बात कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके आरसीसी सेक्शन की, तो आरसीसी सेक्शन क्या होता है सर आपका? अबव द न्यूट्रल एक्सिस, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है सर? वो कंप्रेशन में होता है। एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कैसा रहता है सर आपका? टेंशन में रहता है। बिलो द न्यूट्रल एक्सिस कैसा रहता है आपका सर? वो टेंशन में रहता है। ठीक है, अब देखिएगा वो कंप्लीटली कंप्रेशन रहता है। कंप्लीटली कंप्रेशन का मतलब है नो स्टील इज यूज्ड, नो स्टील इज यूज्ड, यहाँ पे कोई भी स्टील यूज्ड नहीं की जा रही है। क्लियर है? बट जब हम आरसीसी सेक्शंस की बात करते हैं तो यह क्या होता है आपके पास कि सर न्यूट्रल एक्सिस टेंशन में होता है और आपके पास बिलो द न्यूट्रल एक्सिस टेंशन में होता है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस आपका कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन के केस में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होता है, यानी कि इन केस ऑफ कंप्रेशन नो स्टील इज प्रोवाइडेड, नो स्टील इज प्रोवाइडेड। ये मैं बात कर रहा हूं एनालिसिस पार्ट की। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि जो आपके पास आरसीसी हो आपके पास नॉन होमोजीनियस सेक्शन है, किसके पर्पस से? एंड फॉर एनालिसिस पर्पस, ये लिख लीजिएगा, एंड फॉर एनालिसिस पर्पस से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कंप्रेशन में कोई भी स्टील नहीं है। जब कंप्रेशन में कोई भी स्टील नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका शेयर स्ट्रेस का जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? प्योरली आपके पास पैराबोला बनेगा। यानी कि आपके पास जब आपका कंप्रेशन का कैसा बनेगा, वो आपका पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, पैराबोलिक बनेगा। बट जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ टेंशन की, इन केस ऑफ टेंशन की, तो टेंशन में आप क्या प्रोवाइड करेंगे सर? आप स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो जब स्टील प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे कैसा रहेगा सर आपके पास? सर वो आपके पास कैसा रहेगा? रेक्टेंगुलर रहेगा। आपके पास कैसा रहेगा सर? वो रेक्टेंगुलर रहेगा। कैसे सर? बट जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपके पास शेयर स्ट्रेस डायग्राम रहेगा, शेयर स्ट्रेस जो रहेगा वो पूरा का पूरा क्या रहेगा? कंप्लीटली पैराबोलिक रहेगा। कंप्लीटली क्या रहेगा सर? पैराबोलिक रहेगा। कैसे? ये भी देखिएगा। अब हम इनके क्या देख लेते हैं सर? स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं दोनों के। मान लेते हैं ये आपके पास कोई कंक्रीट का सेक्शन है, पूरा कंक्रीट का है भाई, तो कंक्रीट का ही बनाएंगे ना। ये आपके पास कंक्रीट का क्रॉस सेक्शंस है और ये आपके पास आरसीसी का सेक्शंस है। ये इसकी क्या हो जाएगी सर? न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आएगा। बट यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी कंप्रेशन है, ये भी पूरा कंप्रेशन है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे इसके शेयर स्ट्रेस डायग्राम की, तो सर शेयर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा ये देखिएगा। तो अगर मैं इस केस में शेयर स्ट्रेस के डायग्राम की बात करूंगा तो कैसा रहेगा सर? वो पूरा का पूरा आपके पास पैराबोला रहेगा। कैसा रहेगा सर? वो पैराबोला रहेगा, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, कुछ पैराबोला की शेप में। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पे कैसा रहेगा? तो देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन है, जितने में कंप्रेशन है उतना तो क्या रहेगा सर आपके पास? पैराबोला रहेगा। ये आपके पास पूरा ऐसा ले लो ना भाई। ठीक है, और ये टेंशन तक ही रहेगा आपके पास। यहां पर मैं मान लेता हूं ये इसके कुछ मैंने क्या डाला है आपका AST डाला है, तो ये आपका यहां तक ही रहेगा। और नीचे उसके नीचे कैसा रहेगा सर आपका? उसके नीचे सर आपका ये रहेगा कांस्टेंट बोलो, रिमेन्स कांस्टेंट बोलो या रेक्टेंगुलर बोलो। ठीक है, तो आपके पास ये कैसा रहेगा सर? आपके पास ये सेकंड डिग्री रहेगा और ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट। इसको क्या बोल सकते हैं आप? रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट बोलो या आप रेक्टेंगुलर बोलो, रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हैं। बट ऊपर कैसा रहा? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कैसा रहा? ये न्यूट्रल एक्सिस है, जितने में कंप्रेशन है वो कैसा रहा सर आपका? सेकंड डिग्री बोलो या आपके पास पैराबोलिक बोलो। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा रहा सर? ये आपका पूरा का पूरा पैराबोलिक रहा,
पूरा का पूरा सर पैराबोलिक कैसे दिखाएंगे आप, ये देखिएगा, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे पैराबोलिक दिखा देता हूँ आपको। ऐसा रहेगा आपके पास पैराबोलिक, क्लियर है। और यहाँ पे कैसा रहेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कैसा रहेगा सर, पैराबोलिक रहेगा, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसा रहेगा सर, रिमेन्स कांस्टेंट या रेक्टेंगुलर रहेगा। तो देखिएगा अगर डी ऑप्शन देखते हैं हम, इंक्रीजिंग पैराबोलिक टू द न्यूट्रल एक्सिस, कि इंक्रीज करेगा पैराबोलिक टू द न्यूट्रल एक्सिस एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा आपका टेंशन स्टील की। ये जो आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा यानी कि यहां तक कैसा रहेगा सर, वो रिमेन्स टेंशन स्टील तक। ये क्या है सर आपका, टेंशन स्टील। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया सर, डी आपका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है, मैंने कोई और पढ़े भी नहीं है, और पढ़ के देख भी लीजिएगा जरा, अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम पहले ही देख रहा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि सर इंक्रीज पैराबोलिक टू द न्यूट्रल एक्सिस, बिल्कुल सही है। एंड द ड्रॉप सडनली जीरो वैल्यू, नहीं, सडनली जीरो वैल्यू पे ड्रॉप नहीं करेगा, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इंक्रीज पैराबोलिक टू द न्यूट्रल एक्सिस, इतना तो सही है। एंड देन रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द रिमेनिंग डेप्थ, जितनी डेप्थ, नहीं, कहां तक आपका यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट रहता है आपके टेंशन डेप्थ तक रहता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग डेप्थ नहीं आएगी, यहाँ पे अगर आपका टेंशन डेप्थ होता तो सही हो जाता। क्लियर है, तो ये भी अजम्पशन गलत हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज लीनियरली, नहीं, इंक्रीज लीनियरली नहीं होगा, कैसा होगा सर, पैराबोलिक होगा टू द टेंशन स्टील, ठीक है, नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं आपके पास, दोनों में उसने बोल दिया है तो नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने ये आपको थ्योरी में पढ़ाने की कोशिश की है ताकि आप इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, क्लियर है। क्योंकि जब आपका कंक्रीट का सेक्शन है तो आपका जो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनेगा या शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, पूरा का पूरा आपके पैराबोलिक बनेगा। बट जब हम बात करेंगे आपके आरसीसी सेक्शन में, जो आपका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, अगर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जहां पे भी कंप्रेशन आएगा वहां पे पूरा का पूरा पैराबोला रहेगा, और जहां पे टेंशन आएगा वहां पे आपका एज ए टेंशन स्टील तक आपका कैसा रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा या आपका रेक्टेंगुलर रहेगा। क्लियर है, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया है, डी हो गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने टारगेट किए थे इस सेशंस पे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक आप इस पार्ट्स को अच्छे से कवर कीजिएगा, और जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाए हैं इन सभी पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। क्लियर है, तो तब तक आप पढ़ते रहिएगा और इसी तरह आगे बढ़ते रहिएगा।